अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो इस वीडियो में इस पूरे यानी मैट्रिक्स का ओवरव्यू और डिफाइंस यानी उसकी टाइप्स सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक की डिफाइन। तो द मैट्रिक्स are a triangular array of a number enclosed by a pair of bracket is called matrix। यानी कोई भी एक रेक्टेंगुलर एरे यानी लाइंस अगर वो ब्रैकेट में क्लोज कर दी जाए तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हैं कि ए बराबर है 2 16 7 1 3 4 एंड ये क्लोज हैं एक ब्रैकेट में, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो ये नीचे अब आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास एंट्रीज एंड एलिमेंट। द नंबर इन द एरे इज कॉल्ड एंट्रीज एंड एलिमेंट। यानी मैट्रिक्स में जो भी नंबर होंगे वो उसकी एंट्रीज कहलाएंगी। उस मैट्रिक्स की एंट्रीज कौन सी होंगी? जो उसमें जो नंबर्स होंगे वो तमाम उसकी क्या होंगी? एंट्रीज होंगी। आगे है रोज एंड कॉलम। अब हर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम होती हैं। तो कहता है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। यानी किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, यानी इस मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाएंगे? हमारे पास रो। एंड सेकंड, द वर्टिकल लाइंस ऑफ द मैट्रिक्स आर कॉल्ड कॉलम। और जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी? कॉलम्स। तो वर्टिकल्स ये हैं, ये भी वर्टिकल्स है और ये भी क्या है? वर्टिकल्स। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास? कॉलम। देन हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कहते हैं कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम, अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में एन रोज हों और एन कॉलम हो, एम रोज और एन कॉलम हो, यानी हमें नाम दिए हुए हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाय एन। यानी एम बाय एन इसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। यानी हम किसी भी कॉलम और रोज को लिखेंगे अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो उसको क्या बन जाएगा? ये ऑर्डर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एग्जांपल दी हुई है इसमें, इस एग्जांपल में 1 2 ये रो है, ये एक रो एंड ये सेकंड रो, तो दो रोज हैं एंड दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। यानी एम बाय एन इसका क्या होगा? 2 बाय 2। तो हम इसे बोलते हैं 2 बाय 2, यानी 2 बाय 2। तो इसी के साथ साथ कोई एग्जांपल है, इसमें दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं, तो इसका एम बाय एन होगा 2 बाय 3, क्योंकि हमारे पास दो रोज हैं, तीन कॉलम्स हैं। आगे हमारे पास है जनरल डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। वो कहता है कि इन जनरल एम बाय एन मैट्रिक्स हैज द फॉलोइंग एरे। यानी इसकी ये अरेंजमेंट होती है। कैसे? उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम नाम देते हैं A11, सेकंड A22 एंड थर्ड A33 एंड सो ऑन। और इस तरह वर्टिकल में हम कहेंगे A21 A31 अप टू सो ऑन। यानी ये इसकी अरेंजमेंट है। यानी हमें कोई भी अगर यानी उसकी अरेंजमेंट होगी A11 A22 A33 ये अप टू सो ऑन ऐसे। ये हमें क्योंकि याद रखना है, हमारे जो अगले क्वेश्चंस होंगे वो हमारे इन्हीं चीज़ों पे बेसिक होंगे। तो ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ मैट्रिक्स की। तो आगे हमारे पास टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट डिफाइन है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एंड हम इसे क्या कहते हैं? रो वेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है 1 2 3। अब ये एक ही रो है, तो एक रो है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि एक रो है, क्योंकि एम क्या होता है हमारे पास? इसमें क्या है? एम क्या हमारे पास? 1 है, क्योंकि हमारी रोज कितनी है? 1। और दूसरी है कॉलम मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। और इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है 1 2 3, ये कॉलम में है और ये एक ही कॉलम है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। एंड इसकी जनरल है m मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि हमारे पास एक क्या है?
कॉलम है, इस वजह से हमारे पास इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उसके पास हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows is not equal to the number of columns are called rectangular matrix। अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी m बराबर ना हो n के, तो वो कॉलम यानी वो मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर। तो 1 3 5 2 4 6। अब 1 2 3, 3 कॉलम है, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब एक कॉलम, दो, तीन, 3 कॉलम है और एक दो दो रोज हैं। इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो देखो ये 2 है और ये क्या है हमारे पास 3। इसी वजह से ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। m और मल्टीप्लाई बाय n बराबर नहीं है। इस तरह ये 1 2 3 है रोज एंड 2 हमारे पास क्या है, कॉलम। तो इसका होगा 3/2। तो ये भी बराबर नहीं है, इस वजह से ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नीचे हमारे पास आ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से उल्ट, यानी अगर बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर ने स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक कॉलम, एक रो, दूसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, इसका ऑर्डर होगा 2/2। तो इस वजह से ये क्या है, अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह 1 2 3, 1 2 3, 3/3। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर। इसी तरह आगे लिखा हुआ है जन टर्म रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल्स एंट्रीज होती हैं उन्हें हम कहते हैं मेन एंड प्रिंसिपल डायगोनल्स, और जो उनसे ऑपोजिट साइड पे डायगोनल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स। आगे हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में कहते हैं कि लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्ज करेंगे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये बात आपने याद रखनी कि डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी ये तमाम क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगे। ऑफ ऑर्डर एन, यानी अब यहाँ पर इसने एम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों यानी m/n बराबर होते हैं। आपको पता होगा कि स्केलर मैट्रिक्स में m/n क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये भी 2 है और दूसरा भी क्या है 2, तो उसने यहाँ सिर्फ यानी n लिखे यानी 2 लिखे, तो सबको पता चल जाएगा कि दूसरा भी क्या है, 2 ही है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। आगे कहते हैं कि ए आई जे क्या होंगे, 0 होंगे। उस साथ साथ कहते हैं कि एटलीस्ट 1 ए आई जे जिसमें बराबर नहीं होंगे, वो फॉर ऑल आई बराबर होता है जे के। यानी यानी ए एटलीस्ट एक, कब, जब जहाँ पर आई बराबर होता है जे के, यानी जैसे हम यहाँ करते हैं A 2 2, कहता है कि एटलीस्ट एक मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए। बेशक ये दोनों 0 हो जाते लेकिन एटलीस्ट एक ना होता, तब ये क्या बन जाता, शर्त डायगोनल मैट्रिक्स की पूरी हो जाती है। यानी मैं अगर यहाँ एग्जांपल दूँ, यानी 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये देख लें, ये एक है ये 0 नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ए आई जे नहीं बराबर है 0 के एटलीस्ट एक मरतबा, जब ये दोनों आई बराबर, अब ये यहाँ पर A 1 1, अब ये दोनों बराबर हैं, तो एक बराबर नहीं है 0 के, तब ये कंडीशन पूरी होगी, तो ये क्या होगा, डायगोनल। बात समझ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। और कहते हैं कि लेट, अब हमारे पास आ गया स्केलर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ ए आई जे बराबर है 0 के, फॉर ऑल ए आई नहीं बराबर होता जे के, जब एंड ए आई जे बराबर होगा के, यानी सम स्केलर नॉन जीरो स्केलर, फॉर ऑल आई बराबर होता है जहाँ जे के। यानी वो कहता है कि अगर कहीं पर किसी भी मैट्रिक्स में आई बराबर होगा जे के, तो वहां पर एक, अगर हम स्केलर यानी एक सेम नंबर डाल देंगे, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बाकी तमाम आदाद जहाँ पर वो
आई नहीं बराबर होगा जे के, वो क्या हो जाएंगे, 0। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, अगर यहाँ पर आई बराबर होगा जे के, तब हमने एक के यानी स्केलर लगाना है जहाँ जो सेम हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, यहाँ 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी क्या 3 है। अब ये तमाम एक नॉन जीरो स्केलर हैं और सेम है, तो इस वजह से ये क्या हो गया स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी तमाम यानी क्या है, 0 है। तो इस वजह से ये हमें क्या कहलाया, स्केलर। आगे है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहते हैं कि लेट ए बराबर है, यानी ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ये भी ऑर्डर एन है। इफ ए आई जे बराबर है 0 के, फॉर ऑल आई नहीं बराबर है जे के, एंड ए आई जे बराबर है 1 के, फॉर ऑल आई बराबर है जे के, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझने वाली बात यह है कि सिंपल सी बात, जो डायगोनल होंगे, डायगोनल आइडेंटिटी होंगे, प्रिंसिपल आइडेंटिटी होंगी, मेन आइडेंटिटी होंगी, मेन एंट्रीज होंगी, वो तमाम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। स्केलर में ये था कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो वर्ड, यानी 2 3 4 1 नहीं, 1 की बात नहीं करी वहाँ पर भी, 2 3 4 जो मर्जी हो। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी के लिए शर्त है कि वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 1 1, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। तभी जाके क्या बन जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आगे वो क्या, आगे हम चलते हैं। अच्छा, इट इज़ जनरेटेड बाय आई। अब हम आइडेंटिटी को यानी डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं आई, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अगर कहता है कि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, अगर किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके हर एलिमेंट क्या होगा, 0 हो, तो क्या होगा, नल मैट्रिक्स। ये बात वैसे आसान है, तो समझने वाली इतनी नहीं है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इक्वल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। पहली बात तो है कि अगर इक्वल होने चाहिए तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के हमेशा इक्वल होंगे, जिनका ऑर्डर सेम रहेगा वो इक्वल रहेंगे। जैसे मैं लिखूँ 2 1 2 3 4, ये बराबर मैं कह दूँ अगर 1 2 3 4 5 6, अब ये बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम ही नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि आर सेट टू बी इक्वल, इक्वल तब होंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने नीचे एग्जांपल दिया है। अब ये 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी ये वाली है, यानी A11, तो दूसरे का भी क्या देखा जाएगा, A11। तो अगर यहाँ पर 1 है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 2 3 3 4 4, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर हैं, ऑर्डर बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल। बस समझ आ गई। आगे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स, फर्ज कर लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n है, देन m n बाय n, यानी हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज। इट इज जनरेटेड बाय AT। सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि जो रोज़ हैं वो कॉलम बन जाएंगी। एक बात करनी है हमने, या तो रोज़ को कॉलम बनाना है या तो कॉलम को रोज़ बनाना है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिखूँ, 1 2 3 4, अब ये मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। अब इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, BT में लिखता हूँ। अब ये हमारे पास है रो, अब मैं इसको क्या बनाता हूँ, कॉलम। 1 2, ये क्या बन गया, कॉलम। अब ये भी रो थी, इससे मैं क्या बनाता हूँ, कॉलम। ये मेरे पास इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब दूसरी बात, हम कॉलम को रो बनाते हैं, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। अभी हमारे पास क्या है, कॉलम, इसको रो बनाते हैं 1 3, और उसी के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, कॉलम, इसे रो बनाते हैं 2 4।
समझे? अब ये देखें ये दोनों ट्रांसपोज़ क्या हैं सेम, यानी इसका मतलब वो या तो हम रो को कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज करेंगे। एक बात हमने करनी पड़ेगी। समझे इस बात की? अच्छा अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गए हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन, यानी मैट्रिक्स पे कौन-कौन से ऑपरेशन लागू होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन का एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कहते हैं कि इफ ए इज़ अ मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स और टू मैट्रिक्स हैं ये ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन के लिए भी क्या चाहिए हमें? सेम ऑर्डर। देन देयर सम ए प्लस बी इज़ डिफाइंड एज मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर ए और बी का होगा, यानी ए का होगा और बी का होगा वही उनके सम का भी होगा, यानी सी का भी क्या होगा? वही ऑर्डर होगा। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। देन टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट ए बी, यानी वो लिखे जाएंगे ए बी की फॉर्म में। अब वो कहता है कि इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, पहले के कॉलम बराबर हों दूसरे की रो के साथ, तब वो कंफर्टेबल होंगे फॉर प्रोडक्ट। आगे कहते हैं कि लेट ए बी आर 2/3 मैट्रिक्स। वो कहता है कि ए हमारे पास क्या है? 2/3 मैट्रिक्स एंड बी हमारे पास क्या है? 3/2 एंड बी हमारे पास क्या है? 3/2। देन प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड टू बी 2/2। अब पहले हम कंडीशन देखते हैं कि हमारी फुलफिल होती है या नहीं। हमने कहा था कि पहले की कॉलम दूसरे की रो, तो इसमें ये दोनों बराबर हैं तो ये कंफर्टेबल हैं फॉर प्रोडक्ट। अगली बात लिखी हुई है अगर हमारा कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट है तो जो आंसर आएगा वो भी हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों तो हुए ख़त्म, अब हमारे पास ये दोनों रह गए, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा यही 2/2। ये बात समझने वाली थी। तो इसको आगे समझने के लिए एक एग्जांपल लिखे मैंने आपके, एग्जांपल नंबर 3। उसमें वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट, यानी फाइंड ए बी एंड बी ए इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मैंने ए बी फाइंड किया कि ए बी मैंने लिखा है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है? बी। अब हमने इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ रूल बता देता हूँ यहाँ सिंपल साइड पे। जैसे हमारे पास हो A11, A12, A13, A21, A22, A23। एक ये मैट्रिक्स हो गया, एक यहाँ लिखता हूँ मैं A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग का एक रूल्स है कि पहले की रो दूसरे का कॉलम होगा, पहले की रो दूसरे का कॉलम, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखी जाएंगी। जैसे ये यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है और ये यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड है तो ये सेकंड होगी, क्योंकि पहले की रो एंड दूसरे की कॉलम देखी जाएगी। तो ये यहाँ पर थर्ड है तो ये क्या यहाँ पर थर्ड। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे मैं यहाँ देखता हूँ। A11 होगा, ये मल्टीप्लाई होगा A1, या हम इन्हें बी नाम देते हैं सबको, ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। बी बी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? B11। अब सेकंड हमारे पास क्या है? A12 एंड B21, लेकिन इन दोनों के दरमियान क्या आएगा? प्लस आएगा। इसी तरह हम तीसरे की बारी प्लस A13 एंड B31। ये तो हमारे पास हो गया एक।
अब सेकंड क्या होगा, यही रो होगी लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, चेंज। अब हमारे पास बनेगा A11 B12 प्लस A12 B22 एंड A13 B32। इसी तरह अब इस रो को हमने ऑपरेट करके पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को ऑपरेट करके हमने इसको दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल किया हम उसे सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल में कहता है कि फाइंड A B and B A, ये मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। तो हमने A B फाइंड किया, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एंट्री है। और ये सेकंड एंट्री, तो ये सेकंड एंट्री क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि पहले की रो एंड दूसरे की कॉलम देखी जाती है। और ये थर्ड, तो ये भी क्या होगी, थर्ड। अब मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि अब ये रो होगी एंड सेकंड कॉलम, एंड 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई -2, एंड देन नाउ ये ऐसे चलते चलते हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने सॉल्व करते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 0 1 एंड ये सब इस तरह मल्टीप्लाई होंगे और हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ ये याद होना चाहिए कि कौन सा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट की रोज एंड सेकंड के कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, एंड थर्ड के साथ। और इन सबके दरमियान बीच में क्या आएगा, प्लस। देन फिर फर्स्ट रो को ही हमने करना है सेकंड के साथ, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट रो का करना है थर्ड के साथ। फिर सेकंड रो की बारी आ जाएगी उसको फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड के साथ, एंड फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। फिर थर्ड की बारी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपकी बुक में 10 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, मैंने यहाँ बस 5 ली दी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बाकी वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, वो तो आसान है बहुत। समझने वाली चीज़ें यहाँ पर है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। अब ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें, दोनों बराबर आएंगे। ये आगे आपके क्वेश्चन होंगे, हम उनमें प्रूफ कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो पिछली थी कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव में 3 होते हैं, ए बी सी। अगर हम ए को बी में ऐड करें देन फिर सी को ऐड करें, एंड दूसरी साइड पे पहले हम बी को सी में ऐड करें देन ए को ऐड करें, फिर भी दोनों का जवाब क्या आएगा, सेम ही आएगा। अगली हमारे पास है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ स्केलर एडिशन। अब यहाँ स्केलर एडिशन क्यों लिखा हुआ है, सिंपली, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा हुआ है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन क्यों लिखा हुआ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। कम्यूटेटिव एग्जिस्ट तो वैसे नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि ए बी नहीं बराबर होता बी ए के। बात समझ आई। तो इस वजह से सिंपल यानी मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टीज लागू नहीं होती। तो इस वजह से हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ चूज़ किया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई भी दो स्केलर हों, अगर हम उन्हें ए के साथ मल्टीप्लाई करें तब, एंड या किसी एक को फिर दोबारा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर ऐसा एक मैट्रिक्स जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करें आंसर में वही मैट्रिक्स आए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम ए किसी मैट्रिक्स को यानी एडिटिव आइडेंटिटी यानी ओ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। और वो ओ हमारे पास क्या होता है, हमेशा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के अलावा कोई भी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होती। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नल मैट्रिक्स। अगले हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम उसके साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें, पिछले में था ऐड करें, यहाँ मल्टीप्लाई करें, आंसर वही आना चाहिए। तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने यहाँ क्या नाम दिया हुआ है, आई का।
अगर हम आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए ही आएगा। और वो आई हमारे पास क्या होता है,